दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है साल 2020 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों आरजेडी नेता श्याम रजक ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। जी हां, श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी की कार्यशैली से काफी नाराज हैं और बिहार की एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं। जी हां, श्याम रजक ने कहा है कि 17 जेडीयू विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। जी हां, और ये जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के 17 विधायक उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में हैं और वे जल्द ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। श्याम रजक ने दावा किया है कि ये सभी विधायक बीजेपी की कार्यशैली से काफी नाराज हैं और इसलिए वे पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि इन विधायकों को फिलहाल रोका गया है। इसकी वजह बताते हुए श्याम रजक ने कहा है कि अगर 17 विधायक आरजेडी में शामिल होते हैं तो दल बदल कानून के अंतर्गत इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, इसलिए इन 17 विधायकों को जब तक रोका गया है। दोस्तों सीमांचल मिथिलांचल समेत ग्रामीण क्षेत्रों में नया साल के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। जी हां, नया साल के आगमन का काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। बस कुछ घंटे का इंतजार है। लोग अपने स्तर से नए साल के स्वागत को लेकर विविध स्तरों पर तैयारी प्रारंभ कर दिए हैं। जी हां, नए साल के आगमन पर युवाओं में उत्साह का माहौल है। पिकनिक स्पॉट सज धज कर तैयार है। जी हां, शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं की टोली नए साल के इंतजार में पलके बिछाए खड़ी नजर आ रहे हैं। जी हां, युवाओं की टोली अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर नए साल के स्वागत में जुटा हुआ है। जी हां, कोई टोली नजदीक के पिकनिक स्पॉट पर ही नए साल का जश्न मनाने के मूड में है तो कोई 31 दिसंबर को ही दूर के पिकनिक स्पॉट पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हां, लेकिन सबके सब नए साल के स्वागत के जश्न में शरीक होने को बेताब नजर आने लगे हैं। दोस्तों पूर्णिया जिला के दिपरा बाजार निवासी 13 वर्षीय नेहा बीते 1 माह से पीएमसीएच में भर्ती थी। जहां तेज रफ्तार वाहन की ठोकर से उसके पैर और सिर में गंभीर चोट आई थी। सर्जरी के इंतजार में बाहर से मंगाई दवाएं और एक्सरे कराने में 100 जनों के यानी कि परिजनों के करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। जी हां, परिजनों को उम्मीद थी कि इतने दिन हो गए हैं अब उनकी बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन मंगलवार को राउंड पर आए डॉक्टर साहब ने 1 माह की दवा लिखकर डिस्चार्ज कर दिया। जी हां, डॉक्टरों के इस रवैये से खून आंसू रो रहे परिजनों का दर्द ट्रॉली वालों ने और भी बढ़ा दिया। जी हां, वे रोगी को बाहर तक ले जाने के लिए 500 रुपए मांग रहे थे। जी हां, हार करके परिजनों ने बच्ची के टूटे पांव में दर्द की अनदेखी करते हुए चादर को स्ट्रेचर बनाया और राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक परिसर में जाकर जमीन पर लटा दिया, जो आप भी दर्दनाक तस्वीर देख सकते हैं। नेहा की मां मंजू देवी और भाई अवधेश कुमार जब नेहा को चादर में डालकर ले जा रहे थे तब कई नर्सों और अस्पताल कर्मियों ने उन्हें देखा। जी हां, पांव में प्लास्टर और सिर में गंभीर चोट देखकर भी किसी ने उन्हें ट्रॉली या फिर स्ट्रेचर से बाहर तक भिजवाने का कष्ट नहीं किया। दोस्तों बिहार सरकार बिहार के किसानों को हाईटेक बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जी हां, लेकिन बिहार में आलू की पैदावार में दूसरे स्थान पर आने वाले सुपौल जिले के किसान सरकारी कोल्ड स्टोरेज की बाट पिछले 23 वर्षों से जोड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि लालू शासनकाल में ही जिले में आलू कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास भी किया गया था, मगर राजनीतिक दाव पेच में फंसकर योजना धड़ी की धड़ी रह गई। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जी हां, इस बीच उनके पुराने सहयोगी और बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में गठबंधन अटूट है और यहां एनडीए की सरकार 5 साल तक चलेगी। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के सीएम बनने के मसले में कहा है कि बीजेपी ने ही नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि वे सीएम बने और नीतीश कुमार हमारे आग्रह पर ही मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों नए साल पर हुड़दंग करने वाले लोगों की खैर नहीं होगी। जी हां, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। बिना जांच और तलाशी के कोई भी आवाजाही नहीं कर सकेगा। सादे लिबास में भी पुलिस तैनाती रहेगी। नए साल की पूर्व संध्या से ही आधी रात तक और 1 जनवरी की देर शाम तक पुलिस हर एक सार्वजनिक स्थान, गंगा नदी घाट, होटल और रेस्टोरेंट के बाहर नजर रखेगी। 31 दिसंबर की रात यानी कि आज की रात लहरिया कट बाइकर्स को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर ट्रॉली लगाया जाएगा।
दोस्तों बड़ी खबर बिहार के नालंदा जिले से सामने आ रही है, जहां अतिक्रमणकारियों ने सीईओ पर जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, घटना जिले के नूरसराय के ब्रिजपुर की है, जहां सीईओ प्रभाकर पटेल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने गए थे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस और सीईओ पर हमला कर दिया। जी हां, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस और सीईओ के वाहन को भी निशाना बनाते हुए पथराव किया और क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान जमकर रोड़ेबाजी की गई। जी हां, नालंदा में हुई इस घटना में सीईओ समेत 2 पुलिस कर्मियों को भी हल्के चोटें आई है। जी हां, घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस पहुंची। फिलहाल इलाके में पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों आरजेडी नेता श्याम रजक द्वारा जेडीयू के 17 विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने का दावा करने के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जी हां, पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में श्याम रजक के इस दावे पर जेडीयू ने बड़ा पलटवार किया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बुधवार को कहा है कि राजद पहले अपने घर संभाले और फालतू बयान देना बंद करें। जी हां, जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आरजेडी को अभी सबसे ज्यादा अपना घर संभालने की जरूरत है। एनडीए में सब कुछ ठीक है। आरजेडी की ऐसी बेतुकी बातों का कोई महत्व नहीं है। किसी के व्यक्तिगत बयान का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। वहीं श्याम रजक के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि श्याम रजक ने हाल ही में पार्टी छोड़ी है, इसलिए उनकी तल्खी उनके बयान के सत्यता को प्रभावित करती है। जदयू का कोई विधायक अराजक पार्टी के साथ नहीं जा सकता। जी, हम स्वतंत्र दल के तौर पर अपनी बात रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है वह सही नहीं हुआ है, ये हमने अपनी बात रखी है। लेकिन 2 दशक में हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। एनडीए में सेंध मारी आरजेडी को बहुत भारी पड़ेगी। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकन का मामला अब तुल्प करता जा रहा है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद मिथिलांचल वासियों को इस साल दीपावली से पहले मिली एयरपोर्ट की सौगात अब नामांकन को लेकर विवादों में फंसता जा रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। जी हां, और नाम नहीं रखे जाने से लोग अपनी सहूलियत से नामांकन के लिए लगातार सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। पहले कभी विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट के नामांकन का प्रस्ताव आया, तो अब दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजा धीरजराज कामेश्वर सिंह के नाम पर करने को लेकर लोगों ने मांग उठानी शुरू कर दी है। जी हां, महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नामांकन किए जाने की मांग की है। 250 लोगों से हस्ताक्षर के साथ सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नामांकन हो रखा जाए। जी हां, बिहार सरकार की ओर से दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि विद्यापति के नाम पर रखे जाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर सरकार ने अहम जानकारी साझा की है। जी हां, सरकार द्वारा इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में साप्ताहिक और प्रतिदिन के आधार पर बदलाव होंगे। जी हां, सरकारी फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की है। ट्वीट में कहा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तेल कंपनियां अब गैस सिलेंडर के दामों में प्रतिदिन या फिर साप्ताहिक तौर पर बदलाव करने का विचार कर रही है। यह दावा गलत है। भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में परिवर्तन संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने वायरल खबर की कटिंग भी साझा की है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में 2 बार कीमत बढ़ने के बाद एलपीजी के वितरकों अब हर सप्ताह घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करेगी। जी हां, इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह बदलाव प्रतिदिन के हिसाब से भी हो सकता है। हालांकि सरकार ने इसे पूरी तरीके से निराधार बताया है, गलत बताया है। दोस्तों लोगों को अब घर बनाने में पसीने छूट रहे हैं। जी हां, सामान की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। किसी प्रकार से कीमत पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। जी हां, एक दुकानदार ने कीमत को नियंत्रण होने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जी हां, इन लोगों का कहना है कि रोजाना बढ़ रहे कीमत का एकमात्र कारण सरकार की नीति है। जी हां, आलम यह है कि पिछले 10 दिन के भीतर घर बनाने के सामान में 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। जी हां, जिस वजह से लोगों को घर बनाने में काफी परेशानी बढ़ गया है। जी हां, इसका असर सीधे तौर पर विकास योजना पर भी पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों में लोहा गिट्टी और बालू के बढ़ोतरी हो जाने की वजह से जहां इस कारोबार से जुड़े लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ रहा है, वहीं घर बनाने के काम भी प्रभावित हो गया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों की बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी पार्टी आरजेडी इसे एक मौके की तरह देख रही है और एनडीए के घटक दलों पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। जी हां, आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जेडीयू के 17 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं, जो आपको पहले भी बताया गया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद दावा किया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश
नीतीश कुमार ने कहा है कि इस तरीके के दावे पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। आपको बता दूं कि श्याम रजक ने दावा किया था कि जेडीयू के 17 विधायक आर जिले में आने के लिए आतुर हैं, उनके संपर्क में हैं। उनका कहना है कि वह पार्टी में सुरक्षित नहीं है, लेकिन संवैधानिक मान्यता के तहत 28 संख्या होनी चाहिए, इसलिए अभी प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, बिहार के नीतीश कुमार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित किया है। यह सम्मान कोरोना संक्रमण में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। कोरोना के दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई अभिनव पहल को भारत सरकार ने सराहा है। जी हां, बिहार की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू और एनआईसी के शैलेश कुमार को डिजिटल इंडिया अवार्ड देकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को पाला बदलने में बिहार की सियासत गरमा गई है। जी हां, नीतीश के विधायक बीजेपी के साथ क्या गए, बिहार में एनडीए के अंदर खींचतान शुरू हो गई। जी हां, जदयू में खुले तौर पर बीजेपी नेतृत्व से अपनी नाराजगी जताई तो फिर अब नीतीश के लिए बैटिंग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में उतर आए हैं। जी हां, कोरोना संक्रमित जीतन राम मांझी ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर बीजेपी को चेतावनी दे डाली। जी हां, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वे स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका खास ख्याल रखें। नीतीश कुमार को कमजोर समझने वालों को शायद ये नहीं पता है कि हम पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ हैं। मांझी का यह अंदाज बता रहा है कि वे बीजेपी को यह बता देना चाहते हैं कि वे नीतीश के बूते महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे और नीतीश कुमार के लिए खड़े भी रहेंगे। बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच डिप्टी सीएम ने अपनी सरकार और नीतीश कुमार का बचाव किया है। जी हां, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मंगलवार को कहा है कि मेरा घर मजबूत है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि मेरा मुखिया मजबूत है और साथ ही साथ पूरा घर भी मजबूत है, तो इसे कौन तोड़ पाएगा, कोई तोड़ेगा नहीं। जी हां, उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे लोग क्यों परेशान हैं, ये वही जाने। रेणु देवी ने कहा है कि उनकी परेशानी है कि उनके पास कोई नहीं है और वे सोचते हैं कि हमारे मुखिया यानी कि नीतीश कुमार जो हमारे गार्जियन हैं वो उनके साथ चले जाएंगे, पर हमारे गार्जियन थोड़े ना जाने वाले हैं। आपको बता दूं कि रेणु देवी ने नीतीश कुमार को एनडीए का गार्जियन बता दिया। जी हां, दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी के जाने के बाद इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच आरजेडी की तरफ से एक और जहां बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है तो वह नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर भी दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर अब बिहार की इन इलाकों पर है जिनकी सीमा नेपाल से जुड़ती है। हाल के दिनों में नेपाल की सीमा से जुड़े भारत विरोधी ताकतों की बढ़ चुकी गतिविधियां और नेपाल से तल्ख होते रिश्तों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन इलाकों के युवा युवतियों को सशक्त और देशभक्ति से ओतप्रोत करने की मुहिम शुरू कर दी है। जी हां, सीतामढ़ी की नेपाल सीमा से लगने वाले इलाकों में कुल 8 सरकारी स्कूल के बच्चे को एनसीसी का प्रशिक्षण देने के लिए कैंप शुरू किया गया है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इन कैंपों उद्घाटन किया। बच्चों को उत्साहित करने के लिए एनसीसी के ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लगातार गर्माहट बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे देश की निगाहें बिहार के नतीजों पर रही। बेहद नजदीकी चुनाव परिणामों ने सरकार बनने तक आम मतदाताओं को भी शांत करके रखा। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद लगा कि अब बिहार की राजनीतिक हलचल कुछ कमजोर पड़ जाएगी और सभी अपने रोजाना से काम में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हां, बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक दल भाजपा और जेडीयू के बीच चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अब तक काफी कुछ ऐसा घट चुका है जिसे एक चाय दुकानदार भी सामान्य नहीं मानता। जी हां, भले ही भाजपा के नेता दोनों दलों के रिश्ते मजबूत होने का दावा लगातार करते रहे हो, ऐसा दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दल जदयू भी करता रहा था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम ने इस परिस्थिति में परिवर्तित ला दिया है। जी हां, पहली बार जदयू ने भाजपा के कदम का खुलकर विरोध किया है। एक के बाद एक कई मंचों से जदयू ने एक ही बात दोहराकर यह जता दिया है कि वे इस पूरे वाकये को लेकर चैन से नहीं है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले
15 साल से प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। जी हां, उन्होंने तमाम झंझावातों में अपनी स्थिति को कमजोर होने नहीं दिया। जी हां, कभी वे कमजोर होते भी नहीं दिखे। उन्होंने ऐसा दाव चला कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और फिर वे एक बार फिर से उतनी ही ताकत के साथ वापस लौटे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में वे जिस गठबंधन के साथ रहे हैं, जीत उसी की हुई है। इन 3 चुनाव में 2 बार वे भाजपा के साथ तो 1 बार आरजेडी के साथ लड़कर मैदान मार चुके हैं। जब चुनाव के बाद 2 बार उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के बीच अपना साथी बदल लिया। यह दोनों ही बार उन्होंने अपने फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया था। दोस्तों, राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। इनमें 11 आईएएस और 19 आईपीएस अफसर शामिल है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास प्रधान सचिव बनाए गए हैं। एडीजी शोभा ओहतकार को डीजी, जबकि विकास बेबस समेत 3 आईपीएस अफसरों को आईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2005 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष कुमार, पटना के डीएम कुमार रवि, दिवेश सेहरा, बाला मुरुगन डी और राधेश्याम शाह को सचिव रैंक में प्रोन्नति किया गया है। जी हां, वर्ष 2008 बैच के बी कार्तिकेय धनजी, प्रणब कुमार, गिरिवर दयाल सिंह, सतीश कुमार सिंह, संजीव दुबे और फिर डॉक्टर संजय सिन्हा को विशेष सचिव में प्रोन्नति मिली है। दोस्तों, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर मुथूट फाइनेंस से सोना लूट कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी विकास झा ने ही 9 दिसंबर को दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में 5 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था। जहां पूछताछ में उसने पुलिस के सामने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। विकास की निशानदेही पर पुलिस ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी गांव में छापामारी करके बबलू झा के घर से हाजीपुर स्थित मुकुट फाइनेंस से लूटा गया 126 ग्राम सोना यानी कि 1 किलो 26 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। जी हां, इसके अलावा उसके घर से कई गैर कानूनी चीजें भी बरामद किया गया है। पूछताछ में विकास झा ने पुलिस को बताया था कि दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से लूटा गया सोना पगरा गांव में उसके साथी हेमंत झा के यहां रखा हुआ है। पुलिस ने हेमंत के घर पर छापेमारी की, हालांकि वहां से सोना की बरामदगी नहीं हो सकी। जी हां, हेमंत के घर से पुलिस ने गांजा बरामद किया। जिस बबलू झा के घर से 126 ग्राम सोना को बरामदगी हुई थी वह हेमंत झा का साला है। जी हां, इसकी पुष्टि करते हुए एसएसपी बाबू राम ने कहा है कि मामले की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, झारखंड में 13 ट्रेनों के परिचालन को रेल मंडल ने मंजूरी दे दी है। जी हां, रांची रेल मंडल से चलने वाली 10 ट्रेनों के परिचालन पर भी सहमति बनी है। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने पिछले दिन रेल मंडल समेत रेल बोर्ड के चेयरमैनों को ट्रेनों के परिचालन को लेकर मांग पत्र सौंपा था। जी हां, इन ट्रेनों के परिचालन को अंतिम सहमति रांची रेल मंडल समेत झारखंड के अन्य रेल मंडल को मिल चुकी है। दोस्तों, बिहार पुलिस में कार्यरत सिपाहियों का प्रमोशन अब डायरेक्ट एएसआई यानी कि जमादार के पद पर नहीं होगी। जहां क्योंकि बिहार पुलिस में सिपाहियों के प्रमोशन का नियम बदलने वाला है। जहां सिपाहियों की प्रोन्नति के पुराने नियम को बदलकर नया नियम बदलने की तैयारी है। नए नियम के मुताबिक सभी सिपाहियों की प्रोन्नति पहले हवलदार के पद पर होगी, इसके बाद उन्हें एएसआई में प्रमोशन दिया जाएगा। दोस्तों, भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि बिहार के किसान एनडीए सरकार के काम से संतुष्ट हैं, इसलिए कृषि कानून के विरोध भारत बंद और फिर राजभवन मार्च जैसे हथकंडे विफल रहे। किसानों ने 1 महीने में दूसरी बार विपक्ष को करारा झटका दिया है। इस बीच सुशील कुमार मोदी ने तंज भी कसा है। जी हां, उन्होंने कहा कि सोफा लगाकर ट्रैक्टर पर बैठने और पगड़ी बांध लेने से हर कोई किसान नहीं हो जाता। कल ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों तक बिहार के खेत खलिहान लूटते रहे, भूमि हड़प आंदोलन चलाकर गांव में तनाव फैलाते रहे, वे आज अपने चेहरे से खून के दाग धोने के लिए किसान आंदोलन के समर्थन बन गए हैं। जी 15 साल तक लालू राबड़ी सरकार की पगड़ी धोने वाले वामपंथी किसानों को मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक अन्य ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि कितना बड़ा छल है कि किसानों को सीमित बाजार और बंधे हुए दाम से आजाद देने वाले नए कृषि कानूनों के खिलाफ हुए लोग पटना में मार्च निकाल रहे थे। दोस्तों, मधुबनी शहरी क्षेत्र स्थित पैथोलॉजी जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम, अस्पताल एवं ब्लड बैंक में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की जाएगी। जहां इस संबंध में सिविल सर्जन ने निर्देश जारी कर दिया है। सिविल सर्जन ने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी को निर्देश दिया है कि मधुबनी शहरी क्षेत्र स्थित पैथोलॉजी जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम, अस्पताल एवं ब्लड बैंक में व्यापक अनियमितताओं की जांच करके रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जांच रिपोर्ट समर्पित करने के लिए सिविल सर्जन ने एक फॉर्मेट भी जारी किया है। इस फॉर्मेट में जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
दोस्तों बिहार सरकार ने मंगलवार को बंदोबस्ती का रेट 50% बढ़ा दिया है। जहां इसका सीधा सीधा असर ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो जनवरी में घर बनाने की योजना में है। यह सरकार के इस फैसले से 17,000 रुपए में मिलने वाले एक ट्रक बालू के लिए अब ग्राहकों को 23,000 रुपए देना होगा। जी हां, बालू के कारोबार से जुड़े राजेश सिंह का कहना है कि पहले सरकार हर साल 20% बढ़ोतरी करती थी, इससे महंगाई की मार अचानक से नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार एक ही बार में बंदोबस्ती को 50% बढ़ाने से बालू के दाम में अचानक से बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। जहां चालान का रेट भी बढ़ेगा जिससे भाड़े पर असर आएगा। इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा जिसको बालू लेना होगा। जी हां, बालू कारोबारी मोहम्मद असलम का कहना है कि बिहार सरकार ने एक सप्ताह पहले भी बालू को लेकर बड़ा निर्णय लिया था। जी हां, जिसमें 14 चक्के वाले बालू ट्रकों का परिचालन गिट्टी बालू के लिए बंद कर दिया गया था। इसका असर चालान पर भी पड़ा था। बालू के बंदोबस्ती कराने वाले कंपनियों ने सरकार के 14 चक्का ट्रकों को लेकर हुए फैसले के साथ ही चालान का रेट बढ़ा दिया गया था। बालू की कंपनियों ने एक सप्ताह पहले चालान का रेट बढ़ाया है। इसमें 10 चक्का ट्रक के लिए चालान का रेट 11,500 रुपए कर दिया है। 12 चक्का ट्रक के लिए 13,500 रुपए दिया है। मंगलवार को भी चालान का रेट बढ़ाया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 2,000 रुपए की एक साथ बढ़ोतरी की गई है। चालान के साथ ही ट्रकों का भी किराया बढ़ाया गया है। इससे जरूरतमंद तक बालू पहुंचते पहुंचते रेट काफी हाई हो जाएगा। दोस्तों अररिया जिले में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। जी हां, संसाधन के अभाव में यहां के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में कुछ ऐसा है जो अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट में लोगों की काफी दिलचस्पी है, खासकर सीमांचल इलाके में। जी इसी का नतीजा है कि आज अररिया जिले के 8 खिलाड़ियों को राज्य स्तर का अंपायर का दर्जा मिल चुका है। वही नवनीत किसले का बेहतर प्रदर्शन के बाद भी मुश्ताक अली T20 टीम में चयनित होने पर झटका लगा है। जहां इस खिलाड़ियों ने आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत की है। जी हां, चयन नहीं होने पर अररिया क्रिकेट संघ के सचिव ने इसकी शिकायत बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष को मेल के माध्यम से की गई है। जी हां, गेंदबाजी में नवनीत किसले पूरे बिहार में 13वें नंबर पर हैं, जबकि सीमांचल जोन में पहले स्थान पर हैं। लेकिन इनका चयन मुश्ताक अली T20 के लिए नहीं हो पाया। इसको लेकर जिले के क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी छा गई है। अभी हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ द्वारा पूर्णिया में आयोजित अंतर जिला T20 में सीमांचल जोन में अररिया दूसरे स्थान पर रहा। किशनगंज कटिहार को हराकर अररिया ने फाइनल में जगह बनाई थी। दोस्तों बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से कई बार धोखेबाजी की है, यहां तक कि एनडीए सरकार टूटने के कगार पर पहुंच गई। जी हां, ये भविष्यवाणी नहीं बल्कि जो चल रहा है उसका दूर से नजर आ रहा अनुमान है। जी नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से जनादेश से अलग राह ले सकते हैं, यानी कि वह सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, उन्हें 2015 में राजद के साथ जनादेश मिला था। तब नीतीश कुमार सहयोगी दलों के दबाव से असहज थे और 2017 में अलग होकर भाजपा की तरफ आ गए थे, यानी कि भाजपा से गठबंधन कर लिए थे। जी हां, ठीक उसी तरीके से इस साल भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद भी वे असहज हैं। जी हर दिन हर पल बिहार में जो पर्दे के पीछे था वे अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के किए धड़े ने सामने ला दिया। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक भाजपा में चले गए। जी हां, महागठबंधन को बिना कुछ किए मौका मिल गया। जी हां, उसने नीतीश निश्चय को भापते हुए मरहम वाली बोली बोलनी शुरू कर दी। जी हां, मतलब पिछली बार जो रातों रात हुआ वो इस बार दिन दहाड़े भी हो जाए। जी हां, ये मुमकिन है, यानी कि सत्ता पलट सकती है। जी हां, बस इस बार सत्ता बदली तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। जी हां, बिहार में एनडीए सरकार अस्थिर नहीं है। बेशक भाजपा वाले इसे अस्थिर बता रहे हैं, लेकिन जदयू के नेता सीधे तौर पर ये मान नहीं रहे हैं। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के रवैये को इसका कारण बता रहे हैं। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के पास जमीन का कागजात मौजूद नहीं है। जी हां, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह के बड़े फैसले लिए हैं। जी हां, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। जी हां, बिहार में बिना कागजात भी जमीन का सर्वे हो जाएगा। बस आपको ये काम करना होगा जो हम आपको बता रहे हैं। जी हां, अगर आपके पास जमीन का कागजात मौजूद नहीं है तो आप खाता नंबर और जमीन मालिक के नाम से जमीन का केवड़ा निकाल सकते हैं। जी हां, जमीन का कागजात निकालने के लिए आपको बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर विजिट करना होगा। जी हां, अगर आपके पास कुछ जमीन का कागजात हैं और कुछ का नहीं है तो आप पंचायत से एक जमीन सर्वे का फॉर्म लेकर आपको उस फॉर्म में सही सही जानकारी भरनी होगी। जी हां, सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास जमीन सर्वे का कागजात नहीं है वे लोग परेशान नहीं हो, सरकार उनकी समस्या को दूर कर रही है। जमीन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.irc.bis.nic.in आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और आपको जमीन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी यहां पर मिल जाएगी।
दोस्तों नए साल 2021 में 1 जनवरी से 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां पहले चरण में यह नियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। लखीसराय जिला अंतर्गत पटना मुंगेर भागलपुर NH 80 टोल गेट पर भी 1 जनवरी से नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जहां इसकी तैयारी NHAI द्वारा की जा रही है। NH 80 टोल गेट पर वाहनों में फास्टैग लगाने के लिए NHAI ने ICICI बैंक को लिंक अप किया है। जहां माना जा रहा है कि फास्टैग की नई व्यवस्था से टोल गेट पर भीड़ से निजात मिलेगी तथा ईंधन की भी बचत होगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जन जागरण और राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के लिए भाजपा ने नई मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत बुधवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने लोकसभा और विधानसभा के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव को भी एक साथ कराने की जोरदार वकालत की है। इस अवसर पर वन नेशन वन इलेक्शन पर जन जागरण के लिए कैलाश खेर की गीत भी लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को देश के विकास की गति बनाए रखने के लिए जरूरी बताते हुए भूपेंद्र यादव ने इसके खिलाफ विपक्ष की आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया है। दोस्तों कृषि कानूनों का पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से विरोध कर रहे किसान और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, अब दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। इस बैठक में सरकार ने किसान नेताओं से 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि कानून की वापसी नहीं होगी। सरकार ने किसानों से कहा है कि उन्हें जिन भी नियमों पर आपत्ति है उस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि किसान नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया है। जी हां, किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करें, हम संशोधन नहीं चाहते हैं, बस कानून रद्द करवा कर ही वापस जाएंगे। सूत्र के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि सरकार ने किसानों को इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि दिल्ली NCR के वातावरण को साफ रखने के लिए ऑर्डिनेंस में किसानों को बाहर रखा जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में किसानों को पराली जलाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया था। इसके अलावा बिजली एक्ट को लेकर भी सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उसे लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बाकी है। 2021 कई नए बदलाव के साथ दस्तक देगा। ऐसे में केंद्र सरकार आपकी सैलरी को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नए कंपेंसेशन नियम को अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। नए वेतन नियमों के तहत कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक नए नियमों के तहत कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। आमतौर पर इन कंपनियों में नॉन अलाउंस हिस्सा कम होता है। कुछ मामलों में तो ये 50% से भी बेहद कम होता है। इसके अलावा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड योगदान में इजाफा होगा। हालांकि हाथ में आने वाली सैलरी समान अनुपात में कम हो जाएगी। वर्तमान में अधिकतर कंपनियों में बेसिक सैलरी की तुलना में अलाउंस कंपोनेंट ज्यादा होता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के नए नियम के लागू हो जाने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया को अलविदा कहे जाने के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस केस की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। इस बीच सीबीआई ने कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सीबीआई ने उन्हें सुशांत सिंह राजपूत केस में आज जवाब दिया है। सीबीआई ने जवाब में कहा है कि सीबीआई व्यापक और पेशेवर तरीके से लेटेस्ट वैज्ञानिकों के जरिए जांच कर रही है। जांच के दौरान सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और आज की तारीख तक किसी भी पहलू से नकारा नहीं जा रहा है। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नल जल योजना पार्ट 2 में पानी की बर्बादी रोकने के लिए मशीनें लगाई जाएगी। जी हां, पीएचडी ने 56,089 वार्डों में ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोल को लगाने का निर्णय लिया गया है। जी हां, ये मशीन है ताकि टंकी में पानी भरने और फिर खाली होने पर मोटर अपने से ही बंद हो जाए। जी हां, विभाग ने इस सेंसर को लगाने के लिए सभी ठेकेदारों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है और जनवरी तक इसे पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि टंकी भरते खुद ब खुद मोटर बंद हो जाए। जी हां, नल जल आपूर्ति योजना के तहत सभी पंप में फ्लो मीटर लगाया जाएगा। इस योजना के तहत पानी की धार को देखा जाएगा। किसी भी वार्ड या फिर घर में योजना में निर्धारित फ्लो से कम पानी पहुंचेगा तो फिर सेंसर काम करेगा। इसके बाद मीटर में पानी का फ्लो शो करने लगेगा और इसकी निगरानी के लिए सेंसर ऑनलाइन ऐप में इसकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। विभाग के मुताबिक इसे ठीक करने पर मोटर पर असर पड़ेगा, इसलिए इसे तुरंत ठीक करके पानी का फ्लो ठीक करना होगा। जी हां, हर घर नल का जल योजना के तहत बोरिंग एवं पाइपलाइन की डिजाइन आगामी 30 वर्षों को देखकर ही की गई है ताकि लोगों को हर मौसम में पानी मिल सके। पानी की क्वालिटी और पानी का फ्लो
वर्षों तक एक तरह का रहेगा। जी हाँ, इसको देखकर बोर्डिंग लगाई गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिहार के मुकाबले डीजल का दाम सस्ता है। जी हाँ, इसका नतीजा यह है कि यूपी के सीमा से लगे बिहार के जिलों में धड़ल्ले से लाखों लीटर डीजल की तस्करी हो रही है। जी हाँ, इससे हर साल करोड़ों रुपए राजस्व का घाटा हो रहा है। डीजल की तस्करी होने से कैमूर जिले के 3 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। यदि तस्कर पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर बहुत जल्द जिले में कई पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। जी हाँ, जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन संघ के सदस्यों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके धंधे को चौपट होने से बचाया जाए। इस बात को जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदस्य डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।